नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। फिर उठी संसद के विशेष सत्र की मांग। टीएमसी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा पहलगाम हमले पर हो चर्चा, बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र। 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। भारत यूएस संबंधों को लेकर होगी चर्चा, वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खाली किया दिल्ली का सरकारी बंगला, आवास खाली करने को लेकर सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। राज्यसभा में बढ़ेगी विपक्ष की ताकत, 8 राज्यों में होंगे उपचुनाव। चुनाव के बाद विपक्ष की सीटें 79 से हो सकती है 91, बदल सकते हैं समीकरण। आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि। शांतिवन में नेताओं ने श्रद्धांजलि देकर किया याद। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से और चर्चा करेंगे। सबसे पहले लालू यादव के फैसले से संकट में आई आरजेडी की, राहुल गांधी के पीएम मोदी पर लगाए आरोपों की बात करेंगे, पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस के सवालों की, देखेंगे क्यों महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार पर उठ रहे हैं सवाल, जानेंगे भारत की जीडीपी पर बड़े खुलासे को, और बुलेटिन के आखिर में एक नजर तलाक के कपल्स पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और सबसे पहले जानेंगे बिहार की राजनीति में इस वक्त लालू यादव के एक फैसले ने भयंकर सियासी भूचाल ला दिया है। चारों तरफ जहां आरजेडी के अस्तित्व और उसकी सियासत की चर्चा है, तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल करने का फैसला अब उन्हीं के लिए मुसीबत बनता दिखाई पड़ा है, जो यकीनी तौर पर चुनाव के वक्त आरजेडी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा। तो क्यों आरजेडी के अस्तित्व पर मंडराया खतरा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एक बार फिर लालू प्रसाद यादव का परिवार सुर्खियों में है। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी और उनकी पार्टी से बर्खास्तगी ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। साथ ही लालू परिवार के साथ ही पार्टी के अस्तित्व पर भी बड़ा संकट ला दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने प्रेम संबंध का खुलासा किया, और उसके बाद उनके पिता लालू यादव ने पार्टी और परिवार से निष्कासन से बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। ऐसे में ये घटना न केवल लालू परिवार की आंतरिक कलह को फिर से जग जाहिर कर रही है, बल्कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी गहरा पड़ सकता है। सबसे पहले तो इस पूरे प्रकरण का असर तेजी से बिहार की राजनीति में उभरते हुए नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पर देखने को मिलेगा, जो सीएम पद के दावेदार के साथ ही आरजेडी के मुख्य चेहरा और बिहार में इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता के रूप में है। इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोगों में ये संदेश जा रहा है कि लालू यादव ने तेज प्रताप को साइड करके चुनावी स्टंट किया, जो कि उनके परिवार की एकता पर भी सवाल उठा रहा है। इसी के साथ दूसरा अहम मुद्दा तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय यादव के लालू परिवार पर लगाए आरोप भी हैं, जिसका सीधा असर महिला सम्मान पर देखा जा रहा है। इससे आरजेडी के वोटर्स छिटक सकते हैं। इसके साथ ही कई कानूनी और नैतिक चुनौतियां भी लालू परिवार और पार्टी की छवि को धूमिल कर सकती है, जिसका जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में असर देखने को मिल सकता है। उधर जेडीयू और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने में जुट गई। बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि बिहार में चुनाव को देखते हुए लालू यादव ने लोगों को मूर्ख बनाया है। ऐसे में देखना होगा कि इस फैसले का आगे और क्या कुछ असर देखने को मिलता है। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी किसी न किसी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरे रहते हैं और हर मौके पर खुलकर सवाल करने से पीछे नहीं हटते, और अब उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। SC, ST, OBC समुदाय को लेकर बड़े आरोप राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। SC, ST, OBC समुदाय की वकालत करने वाले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में पिछड़े समुदायों के योग्य उम्मीदवारों को शिक्षा और नेतृत्व से दूर रखने के लिए जानबूझकर अयोग्य घोषित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नॉट फाउंड सुटेबल यानी कि उम्मीदवार अयोग्य अब नया अनुवाद है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि बीजेपी और RSS आरक्षण विरोधी है। दरअसल कांग्रेस नेता अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसका बातचीत का वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में राहुल गांधी छात्रों से उनके मसले पूछ रहे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर कर लिखा, नॉट फाउंड सूटेबल अब नया अनुवाद। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को NFS बताकर खाली रखा गया। ये कोई अपवाद नहीं है। IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर जगह यही साजिश चल रही है। NFS संविधान पर हमला है। NFS सामाजिक न्याय से धोखा है। ये सिर्फ शिक्षा और नौकरी की ही नहीं, बल्कि हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। इस तरह एक बार फिर राहुल गांधी ने सामाजिक बराबरी के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में ला दिया है। बता दें, राहुल गांधी के DU दौरे को लेकर खूब बवाल मचा था, आपत्ति जताई गई और इसे इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी बताया गया था।
एक बयान में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद कहा कि वो राहुल गांधी के दौरे की निंदा करती है और उम्मीद करती है कि ऐसी घटना फिर नहीं होगी। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरा है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद माहौल पर सरकार से सवाल गए हैं। कांग्रेस ने साफ कहा है कि बीजेपी ने आपदा में अफसर की तलाश की और नफरत की राजनीति फैलाई। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीज फायर के फैसले पर घिरी मोदी सरकार एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर आ गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पहलगाम के साथ ही देश में हाल के सालों में हुए बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल लोगों को न पकड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की खूब आलोचना की। इस दौरान जहां एक तरफ पवन खेड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद के माहौल को लेकर सरकार को घेरा, तो दूसरी तरफ ये भी सवाल किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष विराम की क्या शर्तें थी। लेकिन 22 तारीख अप्रैल की रात से आज तक भाजपा की जो ओछे दर्जे की राजनीति, बहुत निम्न स्तर की राजनीति, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं, वो रुके नहीं, वो उसी निम्न स्तर पे लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। और अपना जो विभाजनकारी उनका एजेंडा है, एक तरह से माफ कीजिएगा, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा। पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाए। भाजपा के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। देश की जो अकलियत है, माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे, आपके सामने। आपदा में अवसर इसीलिए कहता। कांग्रेस ने बीजेपी पर आपदा में अफसर का आरोप लगाते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद बीजेपी के लोगों ने मिलकर देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। कांग्रेस नेता ने कई सारी घटनाओं को जिक्र करते हुए सवाल पीएम मोदी से पूछे। हालांकि पवन खेड़ा ने इस बात पर भी जोर दिया कि मोदी सरकार अब तक उन्हें उन सवालों का जवाब नहीं दे पाई। इस तरह पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि जब संकट की घड़ी में परीक्षा हुई तो सरकार बुरी तरह से फेल साबित हो गई। इधर मुंबई में भारी बारिश ने तबाही मचा दी, जिसने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने 27 मई को भी रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन इस सबसे परे मुंबई से आ रही तस्वीरों ने महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को घेर रहा है। तो क्यों डबल इंजन सरकार पर उठ रहे सवाल, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में इस बार मानसून समय से पहले आ गया, वो भी ऐसे कि 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जिसने राज्य के अलग अलग हिस्सों में ऐसे हालात बना दिए कि सवाल उठने लगे कि तमाम दावों और वादों से परे जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी महाराष्ट्र में ऐसे हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है। ऐसे में विपक्ष महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर हमलावर हो गया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने बीएमसी की तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परेल, हिंद माता और मुंबई के अन्य इलाके जो पिछले 2-3 सालों से जलभराव से मुक्त थे, वहां इस बार बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आदित्य ठाकरे ने मुंबई के हालातों को सरकार का भ्रष्टाचार बताया। उन्होंने कहा, इस भ्रष्ट सरकार ने केवल अपनी जेबें भरने के लिए भ्रष्टाचार का मानसून देखा है। जब बारिश के पानी के साथ सियासी बवाल भी बढ़ने लगा तो विपक्ष के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सामने आकर हालातों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार की तैयारियां पूरी थी, लेकिन मानसून 15 दिन पहले आ गया। लेकिन इतने भर कहने से सवाल रुक नहीं जाते। मुंबई से आ रही तस्वीरों ने राज्य की डबल इंजन सरकार पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। मुंबई के सभी निचले इलाकों में पानी भर गया है। मेट्रो से लेकर सड़क और रेलवे सेवा यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इस बीच एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचाया और साथ ही सरकार की विफलता और भ्रष्टाचार को भी दिखाया, जो कि एक्वालाइन 3 के वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की है, जिसका 10 मई को ही धूमधाम से उद्घाटन किया गया था और महज 17 दिनों में ही सरकार की पोल खुल गई। खैर, वादे अपनी जगह है जो हर साल किए जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही सब धुल जाते हैं। लेकिन ये दावा मजबूती के साथ किया जाता है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकारें भी ये कहती नहीं थकती, लेकिन नीति आयोग के एक सदस्य के बयान ने इन्हीं दावों पर सवाल खड़े कर दिए। तो क्यों सरकार पर उठे सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने घोषणा की थी कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये बयान भारतीयों के लिए बड़ा गौरव बना, लेकिन अब नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी के ताज़ा बयान ने सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है, साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए। दरअसल नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी का कहना है कि भारत 2025 के आखिर तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भारत ने जापान को पीछे नहीं छोड़ा है, बल्कि 2025 के अंत तक ऐसा मामला हो सकता है। अरविंद विरमानी ने कहा, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसा कहने के लिए हमें जीडीपी के सभी 12 महीनों के आंकड़ों की जरूरत होगी, इसलिए तब तक ये एक पूर्वानुमान ही होगा।
अरविंद विरमानी के इस बयान के बाद सवाल इसलिए उठने शुरू हो गए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नाममात्र GDP 4.19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो जापान की 4.18 ट्रिलियन डॉलर की GDP से थोड़ा ज्यादा है। अब ऐसे हालातों में ये बड़ा सवाल बन गया है कि मोदी सरकार तक इस बात के दावे करते नहीं थकती कि भारत देश की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। इधर नीति आयोग के सदस्य ने CEO BVR सुब्रमण्यम के बयान पर कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, शायद उनसे बोलने में कोई शब्द छूट गया होगा, लेकिन यही हकीकत है कि भारत अभी चौथी अर्थव्यवस्था नहीं है, जो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है और इस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तलाक का एक मामला सामने आया जिसमें उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी ने हर किसी का दिल छू दिया। मामले पर अदालत ने कपल को अपने आपसी विवाद को शांति से सुलझाने की सलाह दी, जिसकी हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में हर दिन एक नया विवाद और नया किस्सा सामने आता है, जो चर्चा का विषय बना रहता है। इस बीच एक और ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे कपल को सलाह दी कि वो कोर्टरूम के बाहर शांत माहौल में मतभेदों पर बात करे और उन्हें हल करने की कोशिश करे, साथ में डिनर पर जाए जिसका इंतजाम हम खुद करेंगे। बता दें ये मामला जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने लगा था। मामले पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कपल से कहा, आपको 3 साल का बच्चा है, दोनों पक्षों के बीच अहंकार की क्या बात है। हमारी कैंटीन इसके लिए इतनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन हम आपको एक और ड्राइंग रूम मुहैया करा देंगे। आज रात खाने पर मिले, कॉफी पर बहुत कुछ बात बन सकती है। और इसी के साथ सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताते हुए मामले की सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। गौरतलब है कि फैशन उद्यमी पत्नी ने 3 साल के बेटे को विदेश यात्रा पर ले जाने के लिए अनुमति मांगी थी। उनका तलाक का मामला पहले से ही चल रहा है और बेटे की कस्टडी को लेकर भी दोनों कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट ने इस पर चिंता जताई कि दंपति के बीच चल रहे इस विवाद का असर बच्चे पर भी पड़ेगा, जो उसके लिए ठीक नहीं है। कोर्ट ने कपल से ये भी कहा कि इस पर ध्यान दिया जाए और दोनों के बीच विवाद को शांति से सुलझाने पर जोर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।